सुप्रभात बच्चों, आज हम बड़े रोचक विषय पर आपसे चर्चा करने आए हैं। आज का टॉपिक है हिटलर की नीति। वो जर्मन चांसलर जो कि जर्मन का शासक बना, उसकी सोच किस प्रकार की थी, जिस सोच ने पूरे संसार को प्रभावित किया, उस सोच की पृष्ठभूमि क्या थी और उस सोच की पूर्णता कैसे हुई, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हिटलर की जो सबसे प्रमुख नीति थी वो उसकी नस्ली सोच, नस्लवादी विचारधारा। इस पर चर्चा करते हुए और उसकी नीतियों पर भी चलेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिटलर की नस्ली विचारधारा क्या थी। हिटलर की जो जर्मन मूल के लोग थे, उनके प्रति हिटलर की यह सोच थी कि ये संसार की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। जर्मन मूल के लोगों को वो संसार का सर्वश्रेष्ठ नस्ल का मानता था। उत्तरी यूरोप के लोग, उनकी एक विशेषता है, उनकी आंखें नीली होती है, ब्लॉन्ड आई, नीली आंखें वाले, और बाल उनके सुनहरे होते हैं। तो नीली आंख वाले लोगों को, सुनहरे बाल वाले लोगों को वो संसार का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य मानता था। और उसकी इस विचारधारा पर दो लोगों का बड़ा प्रभाव था। एक चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ब्रिटेन के प्रकृतिविद हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक इनकी आई थी 1859 में और बहुत चर्चित बुक रही। इसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया कि जीवों का विकास कैसे हुआ। तो जीवों के प्राकृतिक विकास से हिटलर प्रभावित था। और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी विचारधारा थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही जीवित रहता है, योग्यतम की उत्तर जीवितता, वही बचता है, वही जीवित रह पाता है जो योग्य होता है। तो इन दोनों की विचारधारा का प्रभाव हिटलर पर बहुत ज्यादा था। और इसीलिए हिटलर, जो जर्मन मूल के लोग थे, जो विशेष लक्षण वाले थे, नीली आंख वाले, सुनहरे बाल वाले, उनको श्रेष्ठ मानता था। और उसकी धारणा थी कि संसार पर राज्य करने का अधिकार इन्हीं को है, जर्मन मूल के लोगों को है। इसलिए ऐसे लोग जिनकी आंखें नीली नहीं थी, जिनके बाल सुनहरे नहीं थे, उन सब से घृणा करता था। और यहूदियों के प्रति तो उसमें सबसे अधिक घृणा थी। उसका मानना था कि यहूदी मनुष्य की जाति में सबसे निम्नतम कोटि के लोग हैं। तो जर्मनी में दो समुदाय के मुख्य लोग रहते थे, एक तो जर्मन और दूसरे यहूदी। यहूदियों को सबसे निकृष्टतम मानता था, सबसे निम्न कोटि का मानता था। तो यहूदियों के पर सबसे अधिक घृणा का भाव उसमें था। वो चाहता था कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां सभी श्रेष्ठ नस्ल के लोग हों। अब श्रेष्ठ नस्ल के लोगों को ही रहने का अधिकार, इसका मतलब जितने भी इस नस्ल के लोग नहीं हैं उनका सफाया करना। इसलिए हिटलर ने एक एक करके ऐसी प्लानिंग की जिससे कि गैर जर्मन मूल के लोगों को सफाया किया जा सके। और उसके लिए उसने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इन अधिकांश यहूदियों को, या ऐसे बच्चे जिनकी आंखें काली थी, जिनके बाल सुनहरे नहीं थे, उन सब का सफाया करवाना चालू कर दिया। इस नस्ली सोच का उसके ऊपर, ब्लॉन्ड आई जो थ्योरी थी उसकी, जर्मन श्रेष्ठता की नस्ल, इससे वो इतना प्रभावित था कि उसने पोलैंड के
जो पोलिस इलाका था, पोलिस इलाके के लगभग 10 लाख बच्चों को नरसंहार करा दिया। जर्मनी का जो क्षेत्र था, जर्मनी के क्षेत्र में सारे बच्चों को एग्जामिन किया गया, उनका परीक्षण किया गया, और जिनमें जर्मन मूल के नस्ल के चिन्ह नहीं थे उन सब का नरसंहार करा दिया गया। ऐसे बच्चे जो जर्मन मूल के नस्ल वाले थे, उनको जर्मन परिवारों में उनका पालन पोषण किया गया। मतलब ऐसी नस्ली सोच उसके मस्तिष्क पर हावी थी कि केवल जर्मन मूल के लोगों को ही रहने का अधिकार है, शेष लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको मार दिया गया। और इसके लिए कई ऐसे कोड वाले वर्ड डेवलप किए गए, दयामृत, यूथनेजिया, विशेष व्यवहार, विशेष व्यवहार व समाधान। लिखने और बोलने में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था जिससे कि पता न लगे कि वो नरसंहार किया जा रहा है। गैर जर्मन मूल के लोगों के लिए विशेष व्यवहार व समाधान। विशेष व्यवहार व समाधान मतलब उनको खाली करना, उनको मृत्यु दंड दे देना जिससे कि वो रह न जाए। यूथनेजिया ये विशेष करके विकलांग बच्चों के लिए था। हिटलर ऐसे लोगों को जो विकलांग होते थे उनको पृथ्वी पर बोझ मानता था। ऐसे विकलांग लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनकी दया मृत्यु या यूथनेजिया के नाम पर उनको मृत्यु दे देता था, और इसके मारने के लिए तरह तरह की तरकीबें निकाली गई, कैसे इनको मारा जाए। तो इस तरह से विकलांगों को, गैर जर्मन मूल के लोगों को, यहूदियों को, जिप्सियों को, एक दो नहीं ऐसे 52 वर्ग थे, 52 कैटेगरीज थी। 52 कैटेगरीज के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मौत के घाट उतार दिया गया। इसके लिए एक और शब्द का उसने प्रयोग किया था, इवैक्यूशन। इवैक्यूशन मतलब खाली करना, इवैक्यूएट। उसका मानना था कि ये लोग धरती पर बाहर हैं, इनको यहां से मुक्त करो। तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनका सफाया किया गया। जर्मनी से ऐसे लोगों को समाप्त करके केवल जर्मन मूल के लोगों को, जो संसार की सर्वश्रेष्ठ नस्ल के लोग थे, उनको समाज में रहने का अधिकार और उनके समाज का निर्माण करना, ये उसकी सोच थी। और इस सोच से वो बुरी तरह से ग्रस्त था। ओके, तो ये उसकी नस्ली सोच थी। हिटलर की युवाओं के प्रति क्या सोच थी, अब आप ये देखिएगा, उसने कितने वर्ग के लोगों को, 52 प्रकार के लोगों को सफाया किया। यहूदी, जिप्सी, इस प्रकार के जितने लोग थे उन सबका जर्मनी से बिल्कुल मुक्त कर दिया। हिटलर की जो दूसरी राजनीतिक विचारधारा थी वो उसके भू राजनीतिक परिधि से, मतलब अपने क्षेत्र के विस्तार की नीति से प्रभावित थी। उसको जर्मन भाषा में कहते हैं लेवेंसराउंड। भू राजनीतिक परिधि के विस्तार की नीति। उसकी सोच थी कि अपने देश के निवासियों के लिए रहने के लिए दूर तक जो भू क्षेत्र है उस पर अधिकार किया जाए, जिससे कि उनको रहने के लिए किसी प्रकार की जनसंख्या के विकास के लिए, जनसंख्या के रहने के लिए, आवास के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो ज्यादा से ज्यादा वो अपने भू राजनीतिक विस्तार की नीति में विश्वास करता था, और इसके लिए उसने सेना के विस्तार, और सेना का विस्तार संबंधित था युवाओं से, इसलिए युवाओं के प्रति उसने
एक बड़ी सोची समझी राजनीतिक नहीं, युवाओं को शुरू से शक्तिशाली बनने, लड़ाई के कौशल में प्रशिक्षित करने, उनमें कट्टर राष्ट्रवादी भावना विकसित करने, हिटलर के प्रति वफादारी की भावना विकसित करने, उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया गया बाल्यकाल से लेकर के युवा होने तक। जो देश के कर्णधार थे, जो नवयुवक थे, उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी गई जिससे कि वो हिटलर के प्रति समर्पित रहें और उनमें राष्ट्रवादी भावना के साथ साथ आक्रामकता, वो चाहता था कि जो यूथ है वो आक्रामक हो, राष्ट्रवादी हो, हिटलर के प्रति वफादार हो। ऐसी नवयुवकों को तैयार करना चाहता था और इसलिए उसने बड़ी सोची समझी योजना के तहत सबसे पहला परिवार, जहां पर बालक का जन्म होता है, परिवार में मांओं से उसने ये अपील की कि बच्चों को इस ढंग से परवरिश करें जिससे कि उन बच्चों में नाजीवादी पार्टी के प्रति, नाजी दल के प्रति, हिटलर के प्रति शुरू से ऐसी भावना विकसित हो जिससे कि वो नाजी सोच उनमें विकसित हो, हिटलर के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। ऐसी सोच माओ को उसने प्रेरित करके अपने बच्चों में डालने की, उनकी परवरिश करने की जो है इस प्रकार से सीख दी। घर से ही उनमें बीजारोपण किया गया राष्ट्रवादी विचारधारा का, नाजीवादी विचारधारा का, हिटलर के प्रति प्रेम और लगाव का। इसके बाद नंबर आता है स्कूल का। स्कूल में पाठ्यक्रम में ऐसा बदलाव किया गया, जो उसकी नस्ली सोच थी, नस्ली पाठ्यक्रम स्कूलों में चालू किया गया, जहां विद्यार्थियों को सिखाया जाता था कि जो यहूदी हैं ये सबसे घृणित लोग हैं, इनकी तुलना यहूदियों की कीड़े मकोड़ों के साथ, छछूंदरों के साथ इनसे की जाती थी। उनको एक समाज का सबसे निम्नतम जीव बताने के लिए ऐसी बुक्स पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस की गई। ऐसे टीचर्स जो यहूदियों के प्रति सोच रखते थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे शिक्षक रखे गए और शिक्षकों को यह निर्देशित किया गया कि वो अपने विद्यार्थियों को नाजी कार्यक्रम और सिद्धांतों की जानकारी दें। मतलब पाठ्यक्रम में ये सब चीजें जोड़ दी गई जिससे कि विद्यार्थी जब स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें उस समय विद्यार्थियों में ऐसी भावना विकसित हो। स्कूलों में जो यहूदी बच्चे थे उनको क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो जर्मन मूल के बच्चे थे उनको क्लास में आगे स्थान दिया जाता था। तो क्लास रूम में, पाठ्यक्रम में, शिक्षकों के द्वारा, मां के द्वारा हर तरह से यह विशेष प्रयास किया गया कि विद्यार्थियों में ऐसे मूल्य विकसित किए जाएं जो नाजी विचारधारा के प्रति, नाजी दल के प्रति और हिटलर के प्रति समर्पित रहें। युवाओं को नाजी दल की सदस्यता लेनी पड़ती थी। 1922 में हिटलर ने नाजी दल का गठन किया। छोटे छोटे बच्चों को नाजी पार्टी से जोड़ने के लिए उसने नाजी दल का गठन किया। 10 से 14 वर्ष के बच्चे, इनके लिए 14 से 18 वर्ष, फिर 18 वर्ष से ऊपर, ये 3 आयु वर्ग, इसको कहते थे इंगफोक। हिटलर यूथ, लेबर सर्विस। 10 से 14 वर्ष के बच्चों को
इंगफोक की सदस्यता लेनी पड़ती थी, जहां बच्चों को हिटलर के प्रति प्रेम, नाजियों की विचारधारा से अवगत कराया जाता था। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को ऐसे खेल सिखाए जाते थे जो बच्चों में शारीरिक कौशल भी विकसित करें, उनका स्वास्थ्य भी विकसित हो। उसका सोचना था हिटलर का कि ऐसे खेल जैसे मुक्केबाजी है, तलवारबाजी है, घुड़सवारी है, ये बच्चों को आक्रामक और शक्तिशाली बनाते हैं। तो ऐसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे कि बच्चे एक अच्छे सोल्जर, एक अच्छे सैनिक बन सके। 18 वर्ष के ऊपर बच्चों को लेबर सर्विस की सदस्यता लेनी पड़ती थी और उसके बाद उनको सेना में अपना योगदान देना पड़ता था। 1922 में उसने नाजी दल की स्थापना की। 1922 में के बाद 26 में, उसके 4 साल के बाद उसने इसका नाम हिटलर युद्ध कर दिया। नाजी दल को उसने हिटलर युद्ध में बदल दिया। तो इन विद्यार्थियों को शुरू से ही 10 साल के बाद से इस ढंग से ट्रेन किया जाता था, इस ढंग से उनका ब्रेन वॉश करके उनको शारीरिक दृष्टि से मजबूत किया जाता था कि वो अच्छे सैनिक सिद्ध हो सके। और उनमें शुरू से यहूदियों और दूसरे वर्ग के प्रति नफरत की भावना पैदा की जाती थी। राष्ट्र के प्रति प्रेम, हिटलर के प्रति अगाध श्रद्धा, ये विकसित करने का प्रयास किया जाता था। तो इस तरह से युवकों को ट्रेंड किया जाता था। यहूदियों के प्रति हर क्षण उनमें नफरत की भावना पैदा करने की भावना उनमें डाली जाती थी। यहूदियों को विशेष निर्देशों के साथ जीना पड़ता था। जो यहूदी थे, हिटलर यहूदियों से इतना घृणा करता था कि यहूदियों के लिए विशेष ड्रेस, एक कफ्तान, बड़ा सा चोंगा पहनते थे। दाढ़ी रखने वाले लोग होते थे, उनको दाढ़ी रखने के लिए कहा गया था, कफ्तान पहनते थे। और यहूदियों से कहा गया था कि वो गले में डेविड का क्रॉस लटकाए रहे, जिससे कि उनकी पहचान हो सके कि ये यहूदी है। यहूदी बस्तियों को खाली करा दिया गया था, उनकी घर मकान संपत्ति छीन ली गई। उनको शहरों में कोने पर छोटे छोटे घरों में, जिनको घेटो कहते थे, वहां रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। यही नहीं, यहूदियों के ऊपर अत्याचारों का सिलसिला इतना चला कि नवंबर 1938 में जो यहूदी बस्तियां थी, यहूदी बस्तियों पर आक्रमण करके उनकी धन, मकान, संपत्ति सब छीन ली गई। इसको कहते हैं नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया, यहूदियों की बस्तियां खाली करा दी गई, उनकी जो संपत्ति है जर्मन मूल के लोगों ने छीन ली और ऐसे बहुत सी बस्तियों को उजाड़ दिया गया। ऐसे गैर जर्मन मूल के लोगों को, यहूदियों को पकड़ पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप संसार की क्रूरतम नाजी जेलें थी, जहां बहुत ही सख्त सजाएं दी जाती थी कैदियों को। कैदियों को खाने पीने का कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, वहां उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और इन कंसंट्रेशन कैंपों में चारों ओर ऐसे तार की बाड़ लगी होती थी जिससे कैदी भाग भी न सके। उनमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता था। मतलब संसार की सबसे खतरनाक क्रूरतम जेलें थी, जिसमें कि लाखों लोगों को डाल करके मार दिया गया। इन ऐसे युद्ध अपराधियों या यहूदियों, जिनको कि कंसंट्रेशन कैंपों में रखा जाता था, इनको मारने की भी तरह तरह की योजनाएं बनाई हिटलर ने। हिटलर इन युद्धबंदियों को और यहूदियों को मारने के लिए उनको पहले गोलियों से उड़ाया जाता था, लेकिन हिटलर को लगा कि बहुत सी गोलियां खर्च होती हैं, फिर उसके बाद डेड बॉडी को दफनाना भी पड़ता था। तो इन लोगों से पहले ही कहा जाता था कि वो अपनी कब्रें खोदें, कब्र पर खड़े हों, तब उनको गोली से शूट किया जाता था और उनकी लाश कब्र में धकेल दी जाती थी। यही नहीं, और इसको करने के लिए उसने ऐसे गैस चैम्बर्स बनाए, मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना। उसने ऐसे गैस चैम्बर्स बनाए जिसको कि संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहते थे। उसको गैस चैम्बर ना कह करके संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहते थे। इन यहूदियों को, युद्धबंदियों को ले जाकर के उनसे कहा जाता था कि आपको स्नान के लिए बाथरूम में ले जाया जा रहा है और गैस चैम्बर में
ऐसे फुवारे जैसे यंत्र लगे होते थे। लोगों को लगता था कि इसमें वो स्नान करने के लिए आए हैं। उनको बंद करके गैस चैम्बर्स में, जो कि एयर टाइट होते थे, उसमें गैस छोड़ दी जाती थी और लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। मानवता के जुल्म की इंतहा वाली ऐसी जेलें थी कंसंट्रेशन कैंप। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पोलैंड देश की 60% आबादी खत्म हो गई। जो पोलैंड था, पोलैंड की 60% आबादी को मौत के घाट उतार दिया। तो हिटलर की जो ये सोच थी, इस सोच ने ऐसे करोड़ों लोगों को जो है इस दुनिया से विदा कर दिया। अब इस प्रकार की सोच जो युगों में भरी, उस सोच की वजह से विश्व युद्ध के लिए परिस्थितियां तैयार हुई और जो उसकी ये भूख थी ज्यादा से ज्यादा भू राजनीतिक क्षेत्र पर अधिकार, जिससे कि जर्मनी के लोगों को रहने की किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो इसको विश्व युद्ध की ओर ले गई। हिटलर की तीसरी सोच जो माओ के प्रति थी, आइए उसको देखते हैं। हिटलर की मातृत्व के प्रति सोच क्या थी, इसको देखिए। हिटलर कहता था कि हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ नागरिक मां है। वो मां को सर्वश्रेष्ठ नागरिक मानता था, क्योंकि बच्चे की परवरिश, बच्चे का पालन पोषण करना, उसको संस्कार देना मां का कार्य होता है। तो इसलिए वो मां का बहुत सम्मान करता था। साथ साथ मां को विशेष निर्देश दिए गए थे। जो जर्मनी की माएं थी, उनको विशेष निर्देश दिया गया था कि वो अपने बच्चे को नाजीवादी सिद्धांतों, नाजीवादी मूल्यों, हिटलर के प्रति जो सम्मान की भावना है, वफादारी की भावना है, वो बच्चों में शुरू से उनकी परवरिश के साथ उन मूल्यों को बच्चों में दे। हिटलर की सोच चूंकि सैन्यवादी विस्तार की थी, इसलिए उसको सैनिक चाहिए थे। इसलिए उसने अपनी देश की माओं से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, जिससे कि सेना के लिए सैनिक मिल सके। हिटलर ने ऐसी माएं जो 4 बच्चे की मां थी, उनको ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक देकर के सम्मानित किया। जो 6 बच्चे की मां थी, सिल्वर मेडल, रजत पदक, और ऐसी माएं जो 8 बच्चे की मां थी, उनको गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। इस प्रकार माओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, जिससे कि सेना में सैनिकों की कमी ना आने पाए, हिटलर ने एक सोची समझी योजना के तहत माओ को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त हिटलर ने ऐसी माएं जो इस प्रकार के बच्चों को जन्म देती थी, उनको विशेष रियायतें दी। ट्रेन में, बस में सफर करने पर, जो ऐसे राशन की दुकानों पर सामान खरीदने में, राशन की दुकान में जो सामान खरीदती थी, उस पर उनको छूट दी गई। ट्रेन और बस की यात्रा में छूट दी जाती थी। उनको विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाता था। खास करके ऐसी माएं, इनसे ये अपील की जाती थी कि वो शुद्ध रक्त वाली, नीली आंख वाले, सुनहरे बाल वाले ऐसे बच्चे जन्म दें, क्योंकि हिटलर की सोच नस्ली सोच थी, नार्डिक सिद्धांत में चलता था। तो वो चाहता था कि बच्चे ऐसे पैदा हों जो नीली आंख और सुनहरे बाल वाले हों। इसीलिए जर्मनी के लोगों को, जो जर्मन मूल के लोग थे, वो यहूदियों से विवाह ना कर सकें, इस पर रोक लगाई गई थी।
जिससे कि रक्त शुद्धता रहे। रक्त शुद्धता के लिए जर्मन मूल के लोग यहूदियों से शादी ना करें और उनमें रक्त शुद्धता बनी रहे, इसके लिए उसने विशेष प्रयास किया था। तो वो चाहता था ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐसे हो जो नीली आंख और सुनहरे बाल वाले हो। अगर कोई मां काली आंख वाले बच्चे को जन्म देती थी या कोई मां हिटलर के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती थी तो ऐसी महिलाओं को दंडित भी करता था। तो हिटलर जो अपनी नीति थी मां के प्रति, वो दोनों प्रकार की नीति पर चलता था, पुरस्कृत करने और दंडित करने। अगर माएं इस प्रकार के बच्चों को जन्म देती थी तो उनके लिए रियायतें थी, उनके लिए प्रोत्साहन भी था। लेकिन ऐसी महिलाएं जो हिटलर के सिद्धांतों से पर नहीं चलती थी या ऐसे बच्चों को जन्म देती थी जो अवांछित थे, उसको हिटलर अवांछित कहता था। ऐसे बच्चे जो काली आंख वाले हैं या ऐसे लोग जिप्सी है, यहूदी है और दूसरे लोग, उन सबको, विकलांग लोग, इन सबको अवांछित कहता था। इसके लिए उसने कहा था इवैक्यूएशन, इनको खाली करो, इनको यहां से जर्मनी से हटाओ। तो उन ऐसे लोगों को अगर कोई अवांछित बच्चों को जन्म देती थी मां, तो उस मां को दंडित भी किया जाता था। और उसको दंडित करने का जो तरीका था, उन माओं के बाल निकाल दिए जाते थे, मुंह पर कालिख लगा करके, गले में पट्टी लगा करके, उस पट्टी पर लिखा होता था मैंने राष्ट्र का अपमान किया है, मैंने राष्ट्र के सम्मान को चोट पहुंचाई है। उनको शहर में घुमाया जाता था। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसी माएं जो हिटलर की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती थी, उनको बहुत बुरी तरह से बेइज्जत भी किया जाता था। तो हिटलर की जो माओं के प्रति सोच थी, पुरस्कृत करने और दंडित करने, दोनों की नीति थी। हिटलर ने अपनी इस जो सोच थी, इस सोच की वजह से बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतारा और क्रूरता की हद तक गया अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। अगर यह कहा जाए कि अपनी सनक को पूरा करने के लिए, तो गलत नहीं होगा। हिटलर ने अपनी इन नीतियों के माध्यम से 20वीं शताब्दी का जो प्रथमार्ध का समय है, उस समय जर्मनी के बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हिटलर के द्वारा की गई हत्याओं के लिए, मानवता के विनाश के लिए उसको कहा गया होलोकास्ट। जो उसने इतने बड़े पैमाने पर मानवता का विनाश किया था, उसको होलोकास्ट की संज्ञा दी गई। होलोकास्ट का अर्थ होता है महाविनाश। उसने एक दो हत्याएं नहीं की थी, 100-200 लोगों को नहीं मारा था। उसकी नीतियों के कारण, उसकी अपनी सोच के कारण जो करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ था, करोड़ों लोगों को जो मौत के घाट उतारा गया, उसके लिए इतिहासकारों ने यह शब्द महाविनाश की संज्ञा दी। क्योंकि उसकी इस सोच ने नस्ल के आधार पर लोगों को मौत के घाट उतारा। यहूदियों को सफाया कर दिया गया, जिप्सियों को सफाया कर दिया गया, ऐसे अवांछित लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसलिए जब इतिहास लिखने का काल आया तो इस दौर को होलोकास्ट के रूप में व्यंजित किया गया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी घटना थी, मानवीय इतिहास पर एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट था। और हिटलर का जो एक कारनामा था, यह जर्मन जाति के ऊपर और साथ साथ संपूर्ण मानवता के ऊपर एक बड़ा प्रश्न था। हिटलर की नीतियों ने किस तरह से मानव और मानवता को नुकसान पहुंचाया। तो यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।